प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध के बारे में। इससे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हुए हैं उनको बच्चों अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है हमने वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बारे में पढ़ाया है, आपको बताया है। और अनुगमन वेग का ही जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर भी जो है काम करता है। इसलिए अगर वो नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि इसको समझने के लिए अनुगमन वेग की जो अवधारणा है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट है, वो हमेशा आना चाहिए। कि ड्रिफ्ट वैल्यू अभी मैं यहाँ पर भी उसको रिवाइज करूँगा, रिपीट करूँगा, पर यू मस्ट नो कि अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है, यानी वैद्युत प्रतिरोध होता क्या है, जिसे हम यहाँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कह रहे हैं। एक्चुअल में वो क्या है? जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है और जिसे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं, वो एक्चुअल में क्या है? वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के बीच का अनुपात है। ये तो सीधे सीधे हुआ, छोटी छोटी कक्षाओं में भी बता दिया जाता है, परंतु एक्चुअल में एक चीज और बताई जाती है कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, जो रेजिस्ट करता है, जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है क्या? धारा के प्रवाह को, फ्लो ऑफ करंट को ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ये सीधे सीधे इसका कंसेप्ट हो जाता है कि जो फ्लो ऑफ करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जो धारा के प्रवाह को रोकता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे हम इसमें जब हम देखेंगे तो R इक्वल टू वी अपॉन आई इसका फॉर्मूला है, एक तरह से इसकी डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हम इसको भी और बात करेंगे अच्छी तरह से। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं। R इक्वल टू वी अपॉन आई, ये आपने दिखाया, इसका जो डेफिनेशन है वी अपॉन आई। वी क्या है? विभवांतर है। आई क्या है? धारा है। एक्चुअल में क्या है, इसको मैं अगर इस रूप में बताऊं आपको कि ये एक चालक है और इसके सिरों के बीच में मैंने एक सेल लगा दिया, यानी एक बैटरी लगा दी विभवांतर बनाने के लिए। विभवांतर V स्थापित कर दिया और जिस कारण धारा जो है, जो आप जानते हैं धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर फ्लो करेगी, उच्च विभव से, और चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से। तो उस स्थिति में जो है R इक्वल टू क्या है? V अपॉन आई। R इक्वल टू वी अपॉन आई, जहां V क्या है? विभवांतर, और I क्या है? बहने वाली धारा है। अब ये R कांस्टेंट नहीं है, कहीं कहीं पर R वेरिएबल भी होता है। रेजिस्टेंस परिवर्ती प्रतिरोध भी होता है, जहां पर V और I का मान जो है स्ट्रेट लाइन नहीं होता, लीनियर नहीं होता, एक रेखी मतलब सीधी रेखा में प्राप्त नहीं होता। इसको बहुत से लोग ओम के नियम से जो है इसकी तुलना कर देते हैं। ओम का नियम इज डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज है, ओम्स लॉ। पर ओम के नियम में भी R इक्वल टू वी अपॉन आई आता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आता है, और तो हम कहते हैं V बराबर R आई। R एक नियतांक है, पर R जो है नियतांक नहीं होता। इसे हम ये भी कहते हैं कि ओम का नियम जो है सब जगह पालन नहीं होता। R का जो वैल्यू है वो चेंज होती है, और जब चेंज होती है तो किसी क्षण हम देख रहे हैं किसी क्षण धारा कितनी है, धारा में परिवर्तन कितना हुआ कुछ समय में, और विभवांतर में कितना परिवर्तन हुआ, तो उसके द्वारा जो हम प्रतिरोध निकालते हैं वहां से भी निकालते हैं। उसे हम कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, गत्यात्मक प्रतिरोध। कई चीजों में सेमीकंडक्टर्स वगैरह उसमें अलग अलग अपवाद के रूप में आता है। खैर, ओम के नियम में हम अलग से बात करेंगे। यहाँ पर प्रतिरोध क्या हुआ? रेजिस्टेंस मीन्स V अपॉन आई। ये जो फॉर्मूला है ये अपने आप में बताता है यदि R का मान अधिक है तो धारा का मान कम होगा, यानी जिस तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा वहां धारा कम बहेगी, और यदि R का मान कम है यानी रेजिस्टेंस कम है तो उसमें धारा भी ज्यादा बहेगी। अब आता मात्रक क्या है इसका? ऐसा ही पद्धति में जो प्रतिरोध का मात्रक इसी फॉर्मूले से बना हुआ है। यहाँ पर जो प्रतिरोध का मात्रक है V फॉर वोल्ट, और एमीटर यहाँ पर हमें इसको लिखना है, हमें यहाँ पर मीटर नहीं बल्कि क्या लिखना है? एम्पियर। मैं इसको पूरा ही सही लिखता हूं, वोल्ट पर एम्पियर। ये थोड़ी जो इसमें यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है सर, वोल्ट पर एम्पियर, और इसे ही हम कहते हैं ओम, यानी 1 वोल्ट पर एम्पियर को ही हम कहते हैं 1 ओम। तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा, 1 वोल्ट पर मैं इसको भी मैं काट दे रहा हूं यहाँ पर। अब ये सही हो गया। ऐसा ही पद्धति में जो प्रतिरोध का मात्रक है वो ओम है। ओम ओम ओम, तो ये ओम को कहते हैं 1 वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट हो गया V का विभवांतर का मात्रक वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर। यहीं से हम ओम की डेफिनेशन भी बना लेते हैं, 1 ओम की। यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाए
और उसमें बहने वाली धारा जो है, धारा प्रवाहित हो 1 एम्पियर की, तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा, वो होगा 1 ओम। चालक का प्रतिरोध होगा 1 ओम। प्रतिरोध के छोटे बड़े मात्रक हैं वो है 1 मेगा ओम 10 की घात 6 ओम और 1 माइक्रो ओम जो है 10 की घात -6 ओम। दोनों में अंतर है 1 मेगा ओम और 10 की घात -6 ओम। थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे हम देखेंगे वैद्युत चालकता। जो वैद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम कहलाता है वैद्युत चालकता, यानी कि जब चालकता है कंडक्टिविटी यानी धारा के प्रवाह को बता रही है, कौन पदार्थ कितना जो है ज्यादा धारा बहेगी। रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है, एक प्रकार की प्रॉपर्टी है आपके जो चालक को यूज कर रहे हैं उसकी। पर अभी इसमें एक चीज और आएगा, इसके पदार्थ की प्रॉपर्टी नहीं कह रहे बल्कि जो तार यूज कर रहे हैं, जो चालक यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी, गुण है कि प्रतिरोध जो धारा के प्रवाह को कम करता है। प्रतिरोध धारा के प्रवाह को कम करता है तो चालकता क्या है, धारा के प्रवाह को बढ़ाती है। तो इस रूप में ये व्युत्क्रम है। वैद्युत चालकता को हम कह सकते हैं 1 वैद्युत प्रतिरोध और मात्रक होता है इसका मोह। अभी आएगा विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध, वो अलग चीजें आएंगी तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं आगे। वैद्युत प्रतिरोध की जो अवधारणा है, एक तो ये वैद्युत धारा का विरोध करता है, ये हमेशा। अब नंबर 2, अब हम आते हैं दोबारा। जब हमने चालक की बात की थी तो हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉनों का जो सफर है वो इतना आसान नहीं है। पहले तो कहा था अनियमित रूप से गति करते हैं, पर जब हमने कोई विभवांतर स्थापित लगाया, विभवांतर लगाया, इसमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों को जो है बल मिला, फोर्स मिला, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में उनको बल मिलता है, जिस कारण वो धन प्लेट की ओर को जो है त्वरित होते हैं। पर ये त्वरण थोड़ी देर के लिए ही मिलता है, उसे हमने कहा था VD, यानी वो एक अनुगमन वेग प्राप्त करते हैं। औसत वेग 0 था, एक्सेलरेशन a मिला, और वो जो थोड़ा सा कॉलिजन होता है इन बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, अपने पॉजिटिव आयन से जो कॉलिजन करते हैं, उसे हमने कहा था रिलैक्सेशन टाइम। ये हमारी थ्योरी में आया था। उसके बाद हमने ए के बारे में भी कहा था कि ए क्या है, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम टाउ। ये यहाँ पर जो स्मॉल ई और कैपिटल ई है, ये स्मॉल ई चार्ज पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण लगने वाला फोर्स है। तो ये आपका फॉर्मूला आया था VD बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम टाउ। अगर इस फॉर्मूले को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस पार्ट में फिर दोबारा जाइए, उसे देखिए और समझ लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर जब हम कहते हैं तो यहाँ पर एक चीज है, अगर ये सीधे 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 होता तो हम कहते हैं कि वेग सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन जो है इधर को जा रहे हैं, पर ऐसे सीधे सीधे नहीं जा रहे, बल्कि अनुगमन वेग प्राप्त करते हैं, टक्कर होती है, फिर दूसरी टक्कर होती है, फिर टक्कर होती है, इस तरह से, और फिर जो है सूक्ष्म वेग प्राप्त करते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, और फिर वो धन टर्मिनल की ओर, तो ऐसा लगता है कि वो VD वेग से ही लगातार जा रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म वेग होता है, 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड के इक्विवेलेंट होता है ये लगभग। इसका औसत वेग निकाला था हमने, अनुगमन वेग प्राप्त किया था हमने। अब इसका सीधे सीधे क्या है, इसमें जितनी ज्यादा टक्कर हो रही होगी इलेक्ट्रॉनों की इसमें चालक के बीच में, तो उतना ज्यादा प्रतिरोध हो रहा होगा। प्रतिरोध क्या है, संगठन है। प्रतिरोध है संगठन, इलेक्ट्रॉनों का धन आयनों के साथ टक्कर, संगठन, कॉलिजन, या इंग्लिश में कहेंगे तो कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। दिस इज कॉल्ड कॉलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। जैसे हमारे जो पदार्थ होता है उसमें धन आयन अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उसके अलावा जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं इधर उधर। जब तक कोई वैद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं किया होता है तो वो उसमें वेग से गति कर रहे होते हैं, पर जब वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया है तो उन्हें जो है एक्सेलरेशन मिलता है, जिस कारण वो जो है धन टर्मिनल की ओर जाते हैं, पर वो अपनी ऊर्जा अति शीघ्र खो देते हैं। जो गतिज ऊर्जा उनको प्राप्त होती है अनुगमन वेग के रूप में, वो ऊर्जा खो देते हैं और फिर नए सिरे से त्वरित होते हैं। तो ये जो ऊर्जा खोते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के कारण, कॉलिजन के कारण। तो प्रतिरोध की जो रेजिस्टेंस की जो अवधारणा है, जो रेजिस्टेंस के पीछे की जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, दैट इज कॉलिजन, संगठन, इलेक्ट्रॉनों का धन आयनों के साथ संगठन। जैसे असेंबली में बच्चे जो है ऑर्डरली लगे हैं, और यदि मैं किसी बच्चे को कहूँ कि तिरछे डायगोनल शेप में जाना, तो वो टक्कर खा खा के जाएगा, यानी अलग अलग बच्चों को जो है मार मार के जाता जाएगा।
तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी जो है सीधे ना जा करके वो टकराते हुए जाते हैं, एक दूसरे से टक्कर मारते हुए जाते हैं। ये जो संगठन है उसी को हम कहते हैं एक तरह से रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बीच की जो अवधारणा है वो है संगठन। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बातें मैं कर लेता हूं इसमें। देखिए रेजिस्टेंस जो है, आपने कहा आर इक्वल टू वी अपॉन आई, हमने कहा कि आर इक्वल टू वी अपॉन आई डिफाइन करता है। वी विभवांतर होता है, आई करंट होता है, वोल्ट पर एम्पियर जो है इसमें मात्रक हो गया, इसका वोल्ट पर एम्पियर इसका मात्रक हो गया, और इसे हम ओम भी कहते हैं, इसका मात्रक एसआई पद्धति में ओम भी होता है। अब अगर हम देखें तो टक्कर की बात हमने की थी, अनुगमन वेग की बात हमने की थी। हम जानते हैं आई बराबर एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला होता है, जहाँ एन क्या है, और एक फॉर्मूला और होता है उसको भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, वी डी बराबर स्मॉल ई वी अपॉन एम एल टाउ। ये फॉर्मूला आया था विभवांतर और अनुगमन वेग में संबंध। पहला वाला फॉर्मूला आया था हमारा धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए हमेशा। अब यहाँ पर क्या क्या है तो उसके भी लिख लेते हैं, जहाँ क्या हमारे पास है वो भी नोट कर लेते हैं। एन क्या है यहाँ पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, इसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसे हम हमेशा बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। डेंसिटी कह रहे हैं यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हम जो चालक में लेते हैं यहाँ पर एन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसके अलावा आप जानते हैं स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। इसे हमें याद भी रखना है, ये फिक्स है, कांस्टेंट भी है। एम भी कांस्टेंट है, वो जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान हो गया ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एवरीबडी नो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। इसके अलावा जो हमारे पास आ रहे हैं टर्म यहाँ पर, V आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर, जो चालक के बीच में लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस है। एक यहाँ पर टर्म आ रहा है टाउ, इज रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम श्रांति काल के रूप में कहते हैं हिंदी में। इसे हम बोलते हैं श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम या श्रांति काल, जो दो टक्करों के बीच का समय है। एल हो गई लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल हो गई यहाँ पर लेंथ जो चालक की लंबाई है। इसके अलावा इधर पहले वाले फॉर्मूले में एन हो गया, ई हो गया, ए भी और दे रखा है इसमें। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, चालक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे ये दो फॉर्मूले थे हमारे पास, एक था हमारे पास I बराबर एन ई ए वी डी, और दूसरा था हमारे पास वी डी बराबर स्मॉल ई वी अपॉन एम एल टाउ। समीकरण नंबर 1 एंड समीकरण नंबर 2, जहां मैंने आगे इसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर लिया है। हम वी डी का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। वी डी का मान कहाँ रख देंगे, वी डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम, यानी समीकरण 2 से हम समीकरण 1 में हम रख देंगे वी डी को। तो हमारे पास क्या आएगा, I बराबर क्या आएगा, धारा आएगी एन ई ए, और वी डी की जगह लिख देंगे स्मॉल ई वी अपॉन एम एल टाउ। अब यहां पे आ जाएगा ये एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर, और वी को अलग लेंगे, एन ई स्क्वायर अपॉन एम ए और अपॉन एल वी एंड टाउ। इस समीकरण से यदि मैं v अपॉन आई निकालना चाहूं, जो कि हमारे अभी डेफिनेशन में आया था v अपॉन आई इक्वल टू आर, तो v अपॉन आई निकालूंगा तो मैं एम एल इधर आ जाएगा, एम एल अपॉन, और ये ऊपर वाला जो टर्म है एन ई स्क्वायर ए वी टाउ, एन ई स्क्वायर ए टाउ, क्योंकि v को तो हमने अलग ले लिया है, ये नीचे आ जाएगा एन ई स्क्वायर
एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो तब ये आ जाएगा आर बराबर एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए को मैं अलग ले लेता हूँ, ये क्षेत्रफल है, ये वेरी करता है, अलग अलग क्षेत्रफल हो सकता है अलग अलग तारों का, तो इसको हम अलग ले लेते हैं। तो हमारे पास आ गया हमारे पास m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, इसको अलग ले लिया हमने, और l अपॉन ए को हमने अलग ले लिया। अब इसमें जो चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही हैं, m क्या है, कांस्टेंट है भाई, 9 गुणा 10 की घात माइनस 31 नहीं चेंज होगा। और किसी दिए गए पदार्थ के लिए, कोई एक पदार्थ ले रहे हैं, किसी सिल्वर का तार ले लिया हमने या कॉपर का लिया, दिए गए पदार्थ के लिए स्मॉल n यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या भी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी उसमें नियत होगी। स्मॉल ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और टाउ जो है, अगर हम ताप को भी स्थिर कर लें तो ये m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ किसी दिए गए पदार्थ के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसे हम कहते हैं रो। m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ जो किसी दिए गए पदार्थ के लिए कांस्टेंट है, और ये होता है हमारा समीकरण R इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो रिलेशन निकल के आता है ये, और ये प्रतिरोध जो है ये हमें मुख्य रूप से कुछ बातें दे जाता है। यहाँ पर क्या दे जाता है, नंबर 1 कि R डिपेंड करता है L पर, यानी कि प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अब मैं अगर इतना सा चालक ले रहा हूँ और फिर खींच करके उसको आगे कर दे रहा हूँ, मैं बढ़ा दे रहा हूँ, उसको दुगना कर दे रहा हूँ, तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, पर इसके साथ ही एरिया भी चेंज होगा। एरिया कम या ज़्यादा तो वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, यानी R व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल का। और इन दोनों को मिलाया हमने तो ले आए यहाँ पर रो L अपॉन ए। इस रो को कहते हैं प्रतिरोधकता, या दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूँ यहाँ पर प्रतिरोधकता, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसको, रो को हम बोलेंगे यहाँ पर प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलेंगे इसको, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। और यही विशिष्ट प्रतिरोध जो है निकल के आया कितना हमारे एक्सप्रेशन से, अभी जो हमने निकाला, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये बच्चों रिलेशन आया कि वैद्युत प्रतिरोध जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है किन किन बातों पर निर्भर करता है। वो लेंथ पर निर्भर करता है, वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति जो रो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या ये कांस्टेंट है? यस, किसी दिए गए ताप के लिए तो ये कांस्टेंट है, तब टाउ का मान नहीं बदलेगा। दिए गए पदार्थ के लिए भी कांस्टेंट है, क्योंकि एन का मान नहीं बदलेगा, तभी ये पदार्थ की प्रकृति को बताता है। हम कहते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस, जिसका हम तार यूज कर रहे हैं, जिसका चालक यूज कर रहे हैं। स्मॉल ई जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और स्मॉल एम क्या है, वो है इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिसे हम कहते हैं 9 गुणा 10 की घात माइनस 31 kg, या कहेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे इसमें हम। इसमें हम आगे बढ़ेंगे अब और बात करेंगे अगली। हमने बात करी है रेजिस्टेंस के, हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। हमारे पास जो अब तक फॉर्मूले आए, देखिए आर के रेजिस्टेंस के टर्म में आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ये एक जनरल फॉर्मूला हुआ, डिपेंड्स अपॉन वी अपॉन आई, परंतु ये कहीं पर भी ये रेफरेंस नहीं देता है कि आर किन किन बातों पर निर्भर करता है। आर का एक रिलेशन देता है धारा के साथ, और उसके कंसेप्ट को देता है कि ये धारा के प्रवाह को रोकता है। विभवांतर और धारा के अनुपात को हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं, बट आर डिपेंड्स एल और ए पर, यानी लंबाई पर, चालक की लंबाई पर और चालक के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। वो इस फॉर्मूले से यहाँ पर रो भी आता है, रो पदार्थ की प्रकृति को बताता है, और इसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इतनी बात हमने यहाँ पर जानी। यहीं से कुछ क्वेश्चन आते हैं। यदि जैसे अगर एक इस टाइप का क्वेश्चन आए कि एक लेंथ है ये एल लंबाई का एक चालक है, और इसको खींच दिया जाए, इसको खींच के दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया इसको खींच के,
तो इसका जो एरिया यहाँ पर है, क्या वो एरिया उतना ही रहेगा यहाँ पर? तो आप कहेंगे नहीं रहेगा। खींचने में क्या होता है, खींचने में क्या होता है, पतली हो जाती तार, क्या होती है, पतली हो जाती, खींचेंगे तो पतली हो जाएगी, लेंथ तो बढ़ेगी, लेंथ बढ़ी, एल डैश बराबर 2L, परंतु तार क्या होगी, पतली होगी। ऐसे सवालों में हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम कंजर्वेशन पर आधारित ये सवाल होते हैं। आयतन जो है नहीं बदलता, आयतन नहीं बदलता। तो हम पहले का आयतन लेंगे ए इंटू एल और बराबर कर देंगे ए डैश इंटू एल डैश। अब देखिए यहीं पर जो है क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ा वो निकल जाता है यहाँ पर, ए डैश बटा ए बराबर एल अपॉन एल डैश, एल अपॉन एल डैश। तो यहाँ पर सीधे सीधे देख रहे होंगे आप, इसमें जो है ए डैश अपॉन ए इक्वल टू एल अपॉन एल डैश। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल के आया जो रिलेशन होगा। अब अगर हम एल को दुगना कर देंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखें तो अगर आप ध्यान से देखिए, एल को हमने दुगना कर दिया, यानी एल डैश को अगर हम कर दें दुगना 2L, तो ये हो गया आपका ए डैश बटा ए बराबर एल बटा 2L, एल से एल कट गया, तो ये आया हमारे पास, दिस इम्प्लाइज ए डैश इक्वल टू ए बाई 2। यानी कि यदि हम तार को खींच रहे हैं तो एरिया कितना हो रहा है, आधा हो जा रहा है। और यदि इसी का एक दूसरा भी आता है, यदि हम इस तार को कंप्रेस करें, अगर हम तार को कंप्रेस करें, उसकी लंबाई को आधा कर दें, तो लंबाई आधा करेंगे तो एरिया क्या होगा, दुगना हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को हम करते हैं। यहाँ पर इस तरह के ये होते हैं हमारे आर के जो रिलेशंस होते हैं एल और ए के साथ। प्रवाहित करने, प्रतिरोध को प्रवाहित करने वाले कारक मैं ये बता चुका हूँ, एक तो है एल और दूसरा है एरिया और तीसरा है रो, यानी कि पदार्थ की प्रकृति। यानी कि अगर हम सिल्वर ले रहे हैं तो उसका प्रतिरोध सेम लंबाई लें और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया लें, और कॉपर लें उसकी सेम लंबाई लें, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया लें, ए भी सेम एल भी सेम, परंतु फिर भी जो है प्रतिरोध का मान अलग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो अलग उनकी प्रतिरोधकता है, उनका एक विशिष्ट प्रतिरोध है जो अलग है। उस विशिष्ट प्रतिरोध के कारण ही, अब विशिष्ट प्रतिरोध के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल अगर मैं कहूं तो यहां से आप रो का डेफिनेशन निकाल सकते हैं, रो को परिभाषित कर सकते हैं जो विशिष्ट प्रतिरोध है। कैसे कर सकते हैं, यदि एल बराबर 1 मीटर ले लें और ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर लें तो रो बराबर क्या होगा, आर। इसको हम इस रूप में कह सकते हैं, या कह लें कि 1 मीटर ने एकांक लंबाई कर लें और एकांक क्षेत्रफल। यदि हम एकांक लंबाई लें किसी चालक की और एकांक क्षेत्रफल लें तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है संख्यात्मक रूप से प्रतिरोध के मान के बराबर होता है। अब आता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, जो यहीं से निकाला गया है। आप देखिएगा ध्यान से, आर का मात्रक हुआ ओम और क्षेत्रफल का मात्रक हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर लें बटे सेंटीमीटर तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो ओम सेंटीमीटर। अगर मीटर लेंगे तो ओम मीटर, कहीं कहीं पे ओम सेंटीमीटर के रूप में लिखा जाता है, कहीं पर ओम मीटर के रूप में भी इसे लिखा जाता है। ये इसका मात्रक हुआ विशिष्ट प्रतिरोध का। विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता इसे हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। एंड दिस इज, इसको हम ग्रीक लेटर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। वहाँ जहाँ रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, जहाँ रो क्या है, ये जहाँ रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, पदार्थ का गुण है ये।
कि किसी चालक के पदार्थ, किसी तार के पदार्थ का गुण है ये। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है हम अलग से लेंगे कि रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे डिपेंड करता है। कंडक्टर पर, सेमीकंडक्टर पर, इंसुलेटर पर, इन सब पर इनके प्रभावों की जांच करेंगे। वो हम करेंगे अपने अगले टॉपिक पर। एक बार फिर देखते हैं चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। रो बराबर आर ए अपॉन एल, ये हम आपको बता चुके हैं। एल बराबर 1 मीटर ले लें, ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तो आर बराबर होगा ओम मीटर। ये ओम मीटर के रूप में आता है। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है तथा ओम मीटर में व्यक्त किया जाता है। अगर मीटर स्क्वायर लेंगे तो ओम मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसे हम ओम सेंटीमीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए एक डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई थी, अगर हम एकांक लंबाई एकांक क्षेत्रफल लेने तो संख्यात्मक रूप से प्रतिरोध के मान के बराबर होता है। वो ओम मीटर भी आ सकता है, ओम सेंटीमीटर भी आ सकता है, हम जिस कंडीशन में इसको ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारी चालक के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। यहाँ पर कुछ बातें लगभग क्लियर हो चुकी हैं। इसके अलावा कुछ एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो इससे और अधिक क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद ही मैं जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंस का जो है लेंगे। 5 ओम का एक मोटा तार है। एक क्वेश्चन है, 5 ओम का मोटा तार, 5 ओम का मोटा तार है। ठीक हो गया, एक मोटा तार है, इस तरह से एक मोटा तार है 5 ओम का। ओके, तो आर बराबर क्या दिया हमें, 5 ओम, रेजिस्टेंस दिया हमें 5 ओम। पतले तार में खींचा जाता है, इसे खींच दिया पतले तार में, तो ऑब्वियसली पतले तार में खींचेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी। पहले अगर लंबाई एल है तो अब कितनी लंबाई हो गई इसकी, एल डैश मान लिया, जिसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। अब इसमें जो कंडीशन दी है एल डैश और एल में, वो दी है एल डैश इक्वल टू 3L, यानी एल डैश जो है पूरी पहले की लंबाई का 3 गुना हो गया। इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें आर डैश ज्ञात करना है, आर तो 5 ओम है, हमें आर डैश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे। इसका एरिया ए ले लेते हैं और इसका एरिया ए डैश। तो जो मैंने आपको बताया था ए इंटू एल, बेलन का तरह हुआ ये, तो आयतन कितना हुआ ए इंटू एल पहले वाले का, दूसरे वाले का आयतन कितना हुआ ए डैश एल डैश। ये आयतन निकालेंगे, ए इंटू आधार का क्षेत्रफल गुणा बेलन की लंबाई है। यहां से निकलेगा ए डैश बटे ए बराबर एल बटे एल डैश, और एल बटे एल डैश की जगह लिखेंगे आप कितना, ये एल बटे 3L। तो ये एल से एल कैंसिल हो गया, यानी कि ए डैश बराबर आया ए बटा 3। ऑब्वियसली इसमें एरिया क्या है, घट गया है, एरिया क्या है, घट गया है। ओके, अब हम लेंगे आर डैश। तो आर डैश बराबर होता है, पदार्थ की प्रकृति सेम रहेगी, रो एल डैश अपॉन ए डैश। अब बराबर रो एल डैश की जगह लिखेंगे हम 3L और ए डैश की जगह लिखेंगे हम A/3। तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 तिया 9 रो एल अपॉन ए। ठीक है बच्चों, अब ये रो एल अपॉन ए क्या है, अगर मैं यहाँ पे जब पहले मैंने खींचा नहीं था तार को, तब मैं उसका आर का मान लेता, तो आर बराबर होता रो एल अपॉन ए, यानी कि ये आर है। तो आर डैश बराबर कितना आया, 9 इंटू आर। इसको मैं अब यहाँ पे जो है अलग से लिख देता हूँ इसको, ताकि आपको दिखाई भी दे। ये आर डैश बराबर आया हमारे पास आर डैश बराबर आया 9 इंटू आर, और आर कितना है 5, यानी कि 9 गुणा 5, और ये आपका आया आंसर 9 पंजे 45 ओम, यानी कि रिजल्ट क्या हुआ 45 ओम। आप देख रहे होंगे ओम को हम जो है इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस ग्रीक सिंबल से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ओम। ठीक हो गया। तो इसका एक तरीका और है, इसमें एक चीज और रख लीजिएगा कि आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर,
इस रूप में हम इसको हमेशा निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको, जैसे अगर हमारे पास जनरल एक फॉर्मूला हो आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर, जहां एन क्या है एल डैश अपॉन एल। देखिए एल डैश हमने तिगुना किया था, तो तिगुना किया तो 3L बटे एल, एल से एल कट गया तो 3 आया, 3 का स्क्वायर 9, 9 आर, तो 9 आर है 5, आर 9 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा आपका 3L बटे एल। ये पहले वाले सवाल का ही बता रहा हूँ मैं अभी, और 3L बटे एल, एल से एल कट गया, ये एन बराबर 3 आया, तो आर डैश बराबर 3 स्क्वायर आर, 3 3 9 गुणा आर की जगह 5 बराबर 45 ओम। ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है रो रिलेशन ऑफ रो विथ एन एंड वी डी, और ये रिलेशन हम अभी पहले निकाल चुके हैं। आपने देखा होगा रो बराबर एम अपॉन एन ई स्क्वायर वी डी, जहाँ एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और एन क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन पर, और वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों हमेशा याद रखिएगा ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे जो है टेम्परेचर का प्रभाव देखेंगे, ताप पर प्रभाव, आप कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध पर भी ताप का प्रभाव पड़ता है। यस, प्रतिरोध पर नहीं बल्कि प्रतिरोधकता भी बदल जाती है, प्रतिरोधकता का मान भी परिवर्तित होता है जब हम ताप बढ़ाते हैं। इस बात को हम डिस्कस करेंगे आगे, पर अभी